कि शाहरुख खान की वो लाइन जो है, क्योंकि जो जिसमें वो बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ को आपको शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। अच्छा, मतलब कायनात इस चीज़ से आप मतलब एग्री यूनिवर्स। करते हैं। और अपनी लाइफ में कभी भी सेकंड अपने टाइप प्लान बी नहीं रखना चाहिए। अगर आपने प्लान बी रख लिया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपने आप को आप ढीला छोड़ रहे हैं। सर, कॉलेज के दिनों में क्या आपको भी किसी से प्यार हुआ? क्या ऐसा कोई अट्रैक्शन हुआ अपनी बैचमेट या किसी और से? जब मैं बहुत छोटा था और मुझसे पूछा जाता था कि बेटा क्या बनोगे, तो मैं बोलता था कलेक्टर बनूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि सबसे बड़ा कलेक्टर होता है। रैगिंग इतनी खतरनाक होती थी कि हम डर के माहौल में ही रहते थे। जब आप पहली बार हार्ट देखे, हार्ट की सर्जरी देखे, तो डर नहीं लगा था? नमस्कार, मेरा नाम है सोनाली दुबे और आज हम नेशन टीवी पर अपने दर्शकों की मांग के अनुसार, अपने दर्शकों की दिलचस्पी के अनुसार कुछ नया करने जा रहे हैं। और कुछ नया करने से पहले हमारे भारतीय संस्कृति में परंपरा है अपने इष्ट को याद करना, अपने देवताओं को याद करना। तो हमने भी कुछ ऐसा ही किया है। हमने ऊपर के भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन धरती के भगवान को जरूर देखा है। और यही कारण है कि हम धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में लाए हैं और उनसे बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर जो होता है, कहा जाता है कि जन्म एवं मृत्यु के बीच की कड़ी होती है। डॉक्टर को भगवान की तरह पूजा जाता है और डॉक्टर को भगवान का स्थान दिया गया है धरती में। तो सबसे पहले सर, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे जी, कि आपने डॉक्टरी ही क्यों चुनी और डॉक्टरी में कार्डियोलॉजिस्ट ही क्यों चुना? सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ कि डॉक्टरी क्यों चूज़ की। बेसिकली मैं पास के गांव कोट का रहने वाला हूँ और स्वास्थ्य व्यवस्था को देख रहा हूँ बचपन से ही। लोग कितने परेशान होते हैं और छोटी छोटी बीमारियों के लेके उनको कितना परेशान होना पड़ता है। तो ये सब बचपन से देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। तो डॉक्टर बनने का सपना था मेरा और कार्डियोलॉजिस्ट बनने का सपना तो जब मैं एमडी कर रहा था और एमडी के टाइम पे जब मेरी कार्डियोलॉजी की पोस्टिंग लगी, तो जब मैं हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को रेगुलरली ट्रीट कर रहा था, तो उस समय मुझे समझ में आया कि हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में जब कुछ आप इंटरवीन करते हो तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है, उसको एक लाइफ सेविंग आप प्रोसीजर करके उसको बचाते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है और पेशेंट की आप लाइफ बचाते हो। तो कार्डियोलॉजी ही एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप कुछ इंटरवीन करते हो, जैसे एंजियोप्लास्टी करते हो और पेशेंट की लाइफ बचाते हो। और अगर आपने इंटरवेंशन नहीं किया होता तो पेशेंट की जान चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको सेटिस्फैक्शन देता है। तो ये वजह थी कि मैंने कार्डियोलॉजी चूज़ की। सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? कहते हैं कि डॉक्टर साहब हैं, किसी बड़े खानदान से आए होंगे इतनी महंगी पढ़ाई करके। सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? बेसिकली मिडिल क्लास या ये कहें कि लोअर मिडिल क्लास से हम लोग आते हैं। मेरे फादर जो हैं वो टीचर हैं, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, मैथमेटिक्स के टीचर थे। और हम लोग 3 भाई बहन हैं। मैं 3 बहनों में अकेला भाई हूँ। तीनों बहनें जो हैं वो उनकी मैरिज हो चुकी है। उनमें से एक डॉक्टर है गायनेकोलॉजी में और दूसरी बैंक मैनेजर है और थर्ड मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है वो हाउसवाइफ है। सर, आप 3 बहनों में अकेले भाई थे जी। तो बहुत लाड प्यार रहा होगा। और तो क्या लगता है जब आप पढ़ाई नहीं करते रहेंगे तो बहनों का किस प्रकार आपके सपोर्ट था? बड़ी सिस्टर्स थी। हम सभी लोग बहुत प्यार से रहते थे और बड़ी बहन बहुत ध्यान रखती थी हमारा। अच्छा। और जो हम बाकी 2 बहनें वो मेरे से छोटी थी तो उनका मैं ख्याल रखता था। अच्छा। उनको मैं पढ़ाता भी था और हम लोगों के बीच छुटपुट लड़ाइयाँ भी होती थी। जब प्यार होता है तो लड़ाइयाँ भी होती हैं। और जो मेरी सबसे छोटी सिस्टर है जो अभी डॉक्टर है, उसको तो मैंने ही कोचिंग दी है घर में बैठ के। वो हमेशा परेशान रहती थी कि मैं क्या करूँगी, कैसे होगा, क्योंकि फादर टीचर थे। हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि कोचिंग ले पाएँ। इनफैक्ट मैंने भी कोचिंग नहीं ली। और जब मैं डॉक्टर बन के निकला और मेरी दूसरी सिस्टर जो है वो मैनेजर
बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए चली गई, तो वो अकेले बची घर में कोई नहीं था। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था, वो हमेशा परेशान रहती थी। तो जब मैं बेसिकली MBBS कर रहा था, उस समय काफ़ी पहले की बात है, जब मोबाइल फ़ोन जस्ट स्टार्ट हुए थे, तो टाटा की एक स्कीम निकली थी कि अगर सेम कंपनी का मोबाइल हो तो आप उसमें फ्री में बात कर सकते थे। तो हमारे पास वो 2 मोबाइल थे और मोबाइल से मैं उसको गाइडेंस दिया करता था, इवन एक घंटे का लेक्चर भी लिया करता था। मतलब MBBS जैसे बिल्कुल बिल्कुल, मैं MBBS कर रहा था और उसको गाइडेंस भी उसी से देता वो था। तैयारी कर रहे थे, आप कर रहे थे जी, और सोचिए गांव में रह के उसकी अच्छी रैंक आई और उसी कॉलेज में पढ़ने आई जिसमें मैं MBBS कर रहा था। तो मैं सीनियर था और वो जूनियर थे। तो इस तरह से हमारे घर में 2 डॉक्टर हुए। अच्छा सर, पिताजी आपके मैथ्स के टीचर थे जी। तो फिर आप लोग का बायो साइड कैसे रुझान हुआ? क्योंकि कहते हैं ना कि पिताजी हैं टीचर हैं और मैथ्स के टीचर हैं, तो बच्चा भी अब मैथ के ही लाइन में बढ़ेगा, तो आपका कैसा इंटरेस्ट हुआ इधर साइड? देखिए, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो बचपन से हर फील्ड के लिए होता है। जब मैं बहुत छोटा था और मुझसे पूछा जाता था कि बेटा क्या बनोगे, तो मैं बोलता था कलेक्टर बनूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि सबसे बड़ा कलेक्टर होता है। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पापा मैथ के टीचर थे और हम लोगों की मैथ सब के घर में बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद लगता था कि इंजीनियर बनेंगे। और मैंने आपको बताया कि आसपास का जो बेसिकली मेडिकल फैसिलिटी जो है वो इतनी पुअर थी, तो उसके कारण जब घर में कोई बीमार होता था और हम लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था, लंबी लाइन में लगना पड़ता था, तो वो सब देख के ये भी लगता था कि डॉक्टर बनना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और बेसिकली लास्ट में जाके ऐसा लगा कि डॉक्टर बनने में हम ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे। सर, जब आपका एडमिशन हुआ MBBS में, परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि एक आम घर का लड़का MBBS जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर गया, क्या था आपके आसपास लोगों का? डॉक्टर बनना तो एक सपना होता है और स्पेशली गांव में रह के अगर कोई बच्चा मेडिकल में सेलेक्ट हो जाए तो ये समझिए कि एक तरह से मैजिकल लगता है, सपनों जैसे ही होता है। और जब मैं तैयारी कर रहा था PMT की, स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं था क्या बुक पढ़नी है, क्या कैसे करना है, कोई माहौल नहीं था, ना कोचिंग का कोई माहौल था। कोटा में सुना था कि कोचिंग होती है पर फादर हमारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो गांव में पढ़ते थे। तो 1-2 साल तो लग गए समझने में कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है। और जब ऐसे करते करते 2 साल निकल गए, फिर तीसरे साल में समझ में आया कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। घर में बैठ के सारे नोट्स बनाए, सारी चीज़ें ने तैयारी की, उसके बाद जाके कहीं। और उसमें भी हमें डेली सपने आते थे कि हम सेलेक्ट हो गए हैं इस टाइप से। अच्छा। और तो इस टाइप से सोचिए सपना होता है डॉक्टर बनना। तो घर वाले बहुत खुश हुए जब लास्ट में सेलेक्ट हुए, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए, क्योंकि गाइडेंस नहीं था और गांव में कोई माहौल नहीं था, कोई ऐसे बच्चे नहीं थे जिनको हम देख के पढ़ पाएँ। क्या होता है कि जब आपको ऐसा पेयर ग्रुप मिलता है जिसमें काफ़ी बच्चे हैं जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो आप देख देख के पढ़ते हो, समझते हो, बुक्स का नॉलेज होता है। एक गांव में जहाँ कोई माहौल नहीं है और वहाँ आप दूसरे शहर में जाके, जैसे मैं रीवा आता था, वहाँ आके बुक्स देखता था और वो सब धीरे धीरे करके करना वो बहुत चैलेंजिंग था। और माँ बाप भी वही चीज़ देखते थे कि कितना मेहनत कर रहा है, फिर भी 1-2 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं कहीं मायूसी होती थी। और बाद में जब सिलेक्शन हुआ तो पूरे गांव में जब जो माहौल था सब लोगों को पता चला, तो सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा सर, जब आपका मेडिकल कॉलेज में पहली बार आप गए तो वहाँ का माहौल कैसा लगा था? दिखाते हैं पिक्चरों में कि रैगिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी मूवीज़ में दिखाते हैं, तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा था? बिल्कुल, हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रैगिंग होते थे और मैं रैगिंग को सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको पॉजिटिव सेंस में देखें तो कहीं तो कुछ हद तक रैगिंग ठीक भी है। जैसे मैं गांव से निकल के गया था, बहुत ही ज़्यादा शाय था, इवन मैं किसी से बात नहीं कर पाता था और किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, बातें अपनी बता नहीं पाता था। तो वहाँ पे जाके आपको एक तरह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए जलील किया जाता था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आदमी कम्युनिकेशन सीख जाता है। जब आपको बार बार कोई
एक ही चीज़ के लिए बताता है, बोल नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं उस चीज़ का इफेक्ट आता है और आदमी खुलता है, धीरे धीरे कम्युनिकेट करना सीखता है, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना सीखता है। तो रैगिंग का एक्सट्रीम तो ख़राब है, लेकिन स्लाइट रैगिंग जिसमें आप रिलेशनशिप डेवलप करते हो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हो, सीनियर जूनियर के रिलेशन समझते हो, तो वो उस लेवल की रैगिंग मेरे ख्याल से अच्छी है। आजकल मैं देखता हूँ कि जैसे बच्चे हैं MBBS के जो हैं, वो अपने सीनियर से कोई कम्युनिकेशन नहीं रह गया, क्योंकि वो उस टाइप का माहौल नहीं रह गया है। तो ना तो वो रिस्पेक्ट जानते हैं, ना रिस्पेक्ट देते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं लैग होती जा रही है। हमारे टाइम पे जो हमारे सीनियर हैं उनको हम अभी तक जानते हैं और सारी हायरार्की को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब देखने को नहीं मिलती है। शायद रैगिंग पूरी तरह से ख़त्म होने का एक तरह से साइड इफ़ेक्ट समझ लीजिए। सर, कॉलेज के दिनों में क्या आपको भी किसी से प्यार हुआ? क्या ऐसा कोई अट्रैक्शन हुआ अपने बैचमेट या किसी और से? वो तो सबको होता है, एक वो तो बायोलॉजिकल फिनोमेना है, मेल फीमेल में वो तो अट्रैक्शन होता ही है। पर बेसिकली एक गांव से निकल के गया था और मेरा एक मिशन था कि एक बड़ा डॉक्टर बनना है और सेवा करनी है। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना था, ना ही हमारे पिताजी का इतना ज़्यादा वो था कि मैं इतना अफोर्ड कर पाएँ और ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाएँ। अच्छा। तो इसलिए बाकी बैचमेट्स के सबके इस टाइप से रहते हैं, हेल्दी रिलेशंस रहते हैं, उसमें कुछ खराबी भी नहीं है। पर मेरा इस तरह से कुछ खास ऐसा नहीं है जो मैं आपको एज ए स्टोरी बता पाऊँ। अच्छा, जब आप पहली बार हार्ट देखे, हार्ट की सर्जरी देखे, तो डर नहीं लगा था? सबसे पहला दिन जो डिसेक्शन का होता है, मुन्ना भाई MBBS देखी होगी आपने, उसमें देखा होगा जब डेड बॉडी आई तो उसमें बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सडनली गिर जाते हैं, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उस टाइप का माहौल तो होता है जब आप डिसेक्शन के लिए आपको बॉडीज 3-4 दी जाती हैं और आप डिसेक्शन के लिए जाते हो, तो वो थोड़ा सा उसमें डर तो लगता है या थोड़ा सा एक अलग अनुभव होता है। तो आपके सीनियर्स ने आपको क्या समझाया कि डरो मत? कुछ तो उन्होंने कहा होगा जो और डॉक्टर्स रहे होंगे। रैगिंग इतनी खतरनाक होती थी कि हम डर के माहौल में नहीं रहते थे, तो वो सिखाते नहीं थे, प्रैक्टिकली हमें समझ में आ जाता है कि डरना नहीं है, क्योंकि इतने थप्पड़ पड़ते थे और इतनी खतरनाक रैगिंग होती थी। उस समय तो ख़राब लगता था, लेकिन अब लगता है कि वो कहीं न कहीं उसने हमें ग्रो किया है और उसके कारण हम इम्प्रूव हुए हैं लाइफ में। तो हमें उस चीज़ का कोई गुरेज नहीं है या हमें उस चीज़ से कोई परेशानी नहीं कि हमारे सीनियर्स ने रैगिंग ली। जिन सीनियर्स ने रैगिंग ली वो उन्होंने बहुत प्यार भी दिया, बहुत सपोर्ट भी किया, पढ़ाई में बहुत मेहनत की। ऐसा नहीं था कि रैगिंग ली बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। जैसे घर के माँ बाप होते हैं, वो गलती करने में आपकी पिटाई भी करते हैं डंडों से। आजकल थोड़ा माहौल बदल गया है, ऐसा बोलते हैं पनिश नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे मम्मी पापा ने तो हम लोगों की खूब पिटाई की है गलतियां करने में। तो इसी तरह से सीनियर होते हैं, तो रैगिंग मतलब ये समझ लें अगर कि वो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उससे अपने को डिसरिस्पेक्ट फील नहीं होती। हम ईगो पे नहीं लेते कि हमें पिटाई क्यों हो रही है, हमें ऐसा जलील क्यों किया था। हो सकता है आपके इम्प्रूवमेंट के लिए किया जा रहा हो, तो वो ऐसा करते थे शायद हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए। और जब एग्ज़ाम का टाइम आता था तो हम लोगों को पढ़ाते भी थे कि हमें कहाँ फोकस करना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो सही भी था। अच्छा सर, आप जब पहली बार पोस्ट में गए या फिर ये कहें कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई थी पहली बार एज अ डॉक्टर? MBBS के बाद मेरा फ्रेशर सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। MBBS के बाद उस समय नीट का एग्ज़ाम नहीं होता था। उस समय 2011 की बात कर रहा हूँ। उस समय प्री PG का एग्ज़ाम होता था, ऑल इंडिया का अलग होता था और MP लेवल का अलग होता था। तो क्योंकि PMT के टाइम पे मेरे 2-3 ड्रॉप हो गए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था पढ़ना कैसे है। इसलिए MBBS के बाद मैंने सोचा था कि फ्रेशर सेलेक्ट होना, और मैं दिमाग में ठान लिया है कि फ्रेशर सेलेक्ट होना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी मैंने सुना था कि आप जो चीज़ दिमाग में ठान लेते हो, तो वो चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो यूनिवर्स में।
तो उसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मैं दिन रात पढ़ाई की 365 डेज। अच्छा। उसमें कुछ नहीं, पूरा एक रूटीन, फिक्स रूटीन था मेरा। मॉर्निंग में उठना है, कोल्ड शावर लेना है और आपको लाइब्रेरी में जाना है, रात तक पढ़ना है, फिर उसके बाद आके अपना डिनर लेना है, फिर से शावर लेना है, सो जाना। तो ये फिक्स रूटीन के कारण मैं फ्रेशर सेलेक्ट हो पाया। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो प्री पीजी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अगर दिमाग में ये सोच लेते हैं कि आपको सेलेक्ट होना है तो आप हो जाओगे। बस आप एक कंसिस्टेंसी रखिए, फिक्स रूटीन रखिए। अगर आप डेली ऐसा करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि शाहरुख खान की वो लाइन जो है, क्योंकि जो जिसमें वो बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। अच्छा, मतलब कायनात मतलब यूनिवर्स। हाँ एग्जैक्टली वही है, उसी के अलग अलग फॉर्म है। तभी तो बॉलीवुड का बादशाह है, क्योंकि वो इस चीज़ को फॉलो करता है और हम लोगों से बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं। तो जो इंसान पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेगा वो 100% सफल होगा। और अपनी लाइफ में कभी भी सेकंड अपने प्लान बी नहीं रखना चाहिए। अगर आपने प्लान बी रख लिया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपने आप को आप ढीला छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बंदा जो है वो पीएमटी की तैयारी कर रहा है, नीट की। अगर उसको लगता है कि यार नीट की तैयारी में पता चला हम सफल नहीं हुआ, तो चलो ग्रेजुएशन का भी कर लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं। तो ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। अगर आपने लाइफ में ये सोच लिया कि ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, तो फिर आप कभी सफल हो ही नहीं सकते मेरे हिसाब से। तो आप एक लक्ष्य रखिए और उस लक्ष्य पे पूरी कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो 100% आप सफल होंगे। ये मेरा खुद का बेसिकली। सर, अभी प्रेजेंट टाइम पे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक डाउट होता है कि जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं वो अच्छी होती हैं या फिर रेफरेंस बुक होती है किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए, तो एज अ नीट के लिए कौन सी बुक्स जो है तो पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को? हमारे टाइम पे तो ट्रेंड कुछ अलग था, अभी नया ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा नहीं पता, पर बेसिकली क्रक्स ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और एनसीईआरटी की बुक्स कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छी हैं, तो एनसीईआरटी तो थॉरोली आनी ही चाहिए। उसके अलावा जो आप कोचिंग में सीखते हो, उसके अलावा जो रेफरेंस बुक्स होती हैं वो तो करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारी बुक्स यूज़ करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको उतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक जगह से आपको सारा नॉलेज नहीं मिल सकता है, आपको डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करना होता है। और अपने आप को बेसिकली परफेक्ट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सर, एक और वो होता है कि जो स्टूडेंट हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं अपने आप को गिरा हुआ या फिर कहीं कि अपना लेवल, मोटिवेशन लेवल गिरा लेते हैं, तो उनके लिए क्या? एक्चुअली होता क्या है कि आप जो है वो अपने कलीग से या आसपास की दुनिया में जो दूसरे बच्चे हैं उनसे आप कंपटीशन करते हो। जब आपका कोई कलीग या कोई सेलेक्ट हो जाता है तब आप डिमोटिवेटेड फील करते हो। मोस्टली तो यही होता है। अगर आप खुद पे वर्क करते हो, खुद के परफेक्शन पे वर्क करते हो, ये नहीं देखते हो कि कौन सेलेक्ट हुआ है कौन नहीं हुआ है, और अपने आप को लगातार इम्प्रोवाइज करते रहते हो और हार्ड वर्क और फोकस अगर आप में है तो आप 100% सफल होगे, चाहे सिर्फ एक ही सीट हो और एक सीट के लिए आप फाइट कर रहे हो। यहाँ तो हज़ारों सीटें हैं, तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको सेलेक्ट होने से। बस बच्चे यही करते हैं कि वो उनके दिमाग में स्ट्रेस बहुत होता है कि मैं इससे पीछे हूँ, मैं उससे पीछे हूँ। आपको अपने आसपास के बच्चों से कम्पीट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपसे बहुत आगे हैं अलग अलग जगहों पे। अगर आप अपने आसपास के बच्चों से कम्पीट करोगे और उनसे बेहतर होगे तो हो सकता है बहुत सारे और बच्चे हैं जिनसे आप नीचे हो। तो कंपटीशन ना करें, आप अपने में इम्प्रोवाइजेशन लाते रहें, हार्ड वर्क करें, एक फिक्स रूटीन पे वर्क करें, तो आप 100% सफल होगे। इसका हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। अच्छा,
सर, जब आपका 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ जी। तो आमतौर पर देखा जाता है, हमारे जो आसपास के जो लोग होते कहते हैं कि तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ सिलेक्शन, अब जी। चलो तुम भी कुछ करो काम। तो आपके पेरेंट्स ने भी नहीं कहा कि अब ये मेरे छोड़ो, 2 बार मेरे नहीं हुआ? पेरेंट्स बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया। थोड़ा सा दुखी जरूर होते थे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो दुख दिखाते नहीं थे, लेकिन हम समझ जाते थे उनका चेहरा देख के कि सेलेक्ट नहीं हुए तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो हमें कभी जताते नहीं थे और ऐसा फील नहीं कराते थे कि तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, ऐसा नहीं किया होगा। क्योंकि अगर पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। तो सारे पेरेंट्स से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चा आपका चाहे 20 बार फेल हो, लेकिन आपको हमेशा उसको मोटिवेट ही करना है। दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना है कि फलाने का बच्चा तो देखो यहाँ पहुँच गया, तुम क्या यहाँ सड़ रहे हो। तो आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है, क्योंकि सेलेक्ट होना, सफल होना यही बस लाइफ नहीं है ना। बच्चे में अगर टैलेंट होगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं सेलेक्ट होगा तो कुछ और हो सकता है वो बहुत अच्छे से करना चाह रहा हो, या उसमें दूसरी स्किल्स हों जिसमें वो अच्छा कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे सुसाइड इसी के कारण हो रहे हैं, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशन को अपने बच्चों में थोपते हैं। उनको लगता है कि हमें डॉक्टर बनाना अपने बच्चे को, और बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर बनने में, और आप बनाना चाहते हो डॉक्टर। आपने पैसे दे के, आपके पास पैसे बहुत सारे हैं, आपने कोटा भेज दिया उसको। कोटा में वो वैसे भी उसका इंटरेस्ट नहीं था और आपकी एक्सपेक्टेशन और उसके ऊपर लाद दी। 10 बच्चे और हैं जो क्लास में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप पीछे होते जा रहे हो। तो उसके कारण बहुत सारे सुसाइड रेट बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल प्रेशर बढ़ते आपने सुना होगा, आपका तो न्यूज़ चैनल है तो आप तो वो रिपोर्ट करते रहते हैं कि कितने सारे सुसाइड होते हैं पीएमटी या नीट में सिलेक्शन ना होने के कारण। उसका रीज़न ये है कि बच्चों में बहुत सारे बेसिकली अपने सपने लाद दिए जाते हैं फालतू के, जिसके कारण वो बहुत प्रेशर फील करता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये लाइफ का एंड नहीं है। आप पढ़ाई करो, मेहनत करो तो 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर नहीं होता है तो उसके बाद की भी बात अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि अगर आप 4 बार में सेलेक्ट नहीं होगे तब भी हम आपके सपोर्ट में हैं, आप मेरे पास आ सकते हो, अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है सुसाइड से बचाने के लिए बच्चों को। सर, आपका जब रीवा सुपर स्पेशलिटी में पहली बार पोस्टिंग हुई तो कैसा था वहाँ का माहौल? जब मैं डीएम कार्डियोलॉजी करके यहाँ पे आया, बेसिकली मैंने सारे इंटरवेंशन सीखे थे, कार्डियोलॉजी का सारा ट्रीटमेंट सीखा था। तो जब मैं रीवा में आया तो मुझे ऐसा कुछ माहौल ही नहीं मिला। यहाँ पे गवर्नमेंट में कार्डियक का कोई भी केस नहीं होता था। बहुत सारे विंध्य रीजन में तो हार्ट के बहुत ही पेशेंट हैं। तो सर क्यों नहीं होते थे यहाँ, क्या कारण था? क्योंकि ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। प्रोसीजर करने के लिए कैथ लैब चाहिए होती है। तो जब मैं यहाँ सुपर स्पेशलिटी ज्वाइन किया तो सुपर स्पेशलिटी में मशीनें तो सारी थी पर कोई भी मशीन इंस्टॉल नहीं हुई थी, इवन ओपीडी भी नहीं स्टार्ट हुई थी। जब मैं आया था तो सिर्फ बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में ना तो पेशेंट थे और ना ही मशीनों का इंस्टॉलमेंट हुआ था। तो उस समय हम लोग संजय गांधी में राउंड लेते थे और देख देख के उड़ते रहते थे, दुखी होते रहते थे कि ये पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। इस पेशेंट को हार्ट ब्लॉक है, और हार्ट ब्लॉक के पेशेंट क्या होता है कि धड़कन उनकी कम होती है और उनको मिर्गी जैसे दौरे आते हैं। अब उसका कोई सल्यूशन नहीं है, वो अचानक से उनको धड़कन कम होती है, मिर्गी जैसे दौरे आते हैं दिन में करीब 4 से 5 बार। ऐसे मैं देखता था तो काफ़ी दुखी हो जाता था कि मेरे पास योग्यता है, मशीनें भी हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगा, और जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो मैंने खुद से लग के और बेसिकली हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे बात करके धीरे धीरे मशीनें इंस्टॉल हुई। इंस्टॉल होने के बाद भी कोई माहौल नहीं था। तो संजय गांधी में 2 पेशेंट थे हार्ट ब्लॉक के, तो पूरा खुद से सारी प्रिपरेशन करके कि कैसे करेंगे, इवन मशीनों का भी पता नहीं था कैसे क्या करना है। तो उसके भी वेंडर से बात करके मशीनें मंगवा के पेशेंट को शिफ्ट करा के
फिर हमने सुबह 9 o'clock से रात के 2 बजे तक में 2 प्रोसीजर कर पाए, क्योंकि कुछ भी माहौल ही नहीं था, कुछ भी तैयारी ही नहीं था। हाँ, ऐसे प्रोसीजर जो 2 घंटे में होते हैं, उनको करने में, तैयारी बनाने में रात के 2 बज गए। लेकिन जो प्रोसीजर हुए, सोचिए हार्ट ब्लॉक के 2 पेशेंट अभी भी मेरे फॉलोअप में आते हैं, तो वो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट रहा। उसके बाद फिर बातें बढ़ी, चारों तरफ स्प्रेड हुई, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा। उस समय के जो कमिश्नर सर थे, उनसे हमने बोला कि सर हमारे पास कैथ लैब टेक्नीशियन नहीं है, तो फिर टेक्नीशियन हम लोगों को दिलवाए। तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे मटेरियल्स अरेंज किए। फिर पहली एंजियोग्राफी जो मेरी एक पेशेंट थी उनकी हुई। फर्स्ट एंजियोप्लास्टी भी मैंने की थी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके सारे प्रोसीजर स्टार्ट किए। आपके नेतृत्व में रीवा धीरे धीरे बढ़ता गया। बहुत ही बड़े, फिर उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर यहाँ पे हुए हैं। ऐसे प्रोसीजर जो कई स्टेट्स में नहीं हुए हैं, जैसे लीडलेस पेस मेकर है, वो अपने मध्य प्रदेश का पहला यहीं पे लगा था, मैंने किया था। लॉट CRT, ये कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो आप लोग साथ नहीं सुने होंगे, क्योंकि मेनली जो प्रोसीजर सुनते हैं वो पेस मेकर, इंसर्शन, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी यही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। और अब जाके तो ऐसा है कि MP का ये हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर बन चुका है। अच्छा। इससे ज़्यादा कहीं भी कार्डियक प्रोसीजर नहीं होते हैं। अच्छा सर, पहले मुझे लगता है आप कह रहे थे कैथ लैब नहीं है, तो क्या सर वहाँ पे फिर पैरामेडिकल की जो भर्तियाँ निकलती नहीं होती रही होंगी? कुछ भी नहीं था ना उस समय, कुछ भी नहीं था, कोई भर्ती नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था। बाद में धीरे धीरे चल, जब कैथ लैब में काम स्टार्ट हुआ तो फिर जब काम स्टार्ट होगा तभी तो स्टूडेंट्स आएंगे। तो इस तरह से काफ़ी स्ट्रगल रहा, लेकिन वो स्ट्रगल का फेज हमने बहुत लंबा नहीं होने दिया। होता है ना कि स्ट्रगल कर रहे हैं, अब उसके बाद 8-10 साल तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो 5 years में हमने बहुत काम कर लिया यहाँ पे। ये समझिए कि करीब 12,000 प्रोसीजर यहाँ आर्ट के हो चुके हैं। सर, आपको नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो अब यहाँ से मतलब आप अपना खुद का भी क्लिनिक खोल सकते थे, छोड़ सकते थे सुपर स्पेशलिटी, तो आपको नहीं लगा कि छोड़ना चाहिए? मन में बात तो आती थी। और सोचिए जब मैं आया तो कोविड स्टार्ट हो गया था, तो 1-1.5 साल तक तो कुछ भी हमने नहीं किया। तो ये मन में ये भी लगता है कि जो सीख के आए वो सब भूल जाएंगे 1-1.5 साल में। एक लंबा पीरियड होता है, प्रैक्टिस नहीं होगी, सारे प्रोसीजर भूल जाएंगे। लेकिन जब 1.5 साल बाद काम स्टार्ट किया तो सारी चीज़ें स्पाइन लेवल पे थी, रिफ्लेक्स में थी। वो कहीं ना कहीं आदमी फिर से वही काम स्टार्ट कर दिया जो सीखा हुआ था। तो बेसिकली मन में यही था कि रीवा में कार्डियक जो फैसिलिटी है उसको एक्सीलेंस की तरफ लेके जाना, दिमाग में यही था। इसलिए मायूसी तो आती थी, लेकिन ये भी लगता था कि रीवा में अगर हम ये कर पाए तो यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये दिमाग में एक मिशन था, दिमाग में एक ऐसी बात थी, तो इसलिए उस तरफ आगे बढ़ते गए। और आज आपको पता ही है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो बेस्ट कर रहा है सुपर स्पेशलिटी में। सर, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात आ रही है, तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, डॉक्टर नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर काम कर भी रहे हो। ऐसा डॉक्टर उस समय आप लोग को कैसा लग रहा है? आप 12 से 15 घंटे जब कर रहे हैं काम, फिर लोग ऐसा कहते हैं, तो मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? उन चीज़ों को कैसे नेग्लेक्ट करते हैं? कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है। बेसिकली इंडिया में पॉपुलेशन बहुत हाई है। यहाँ पे जितना एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है वो US या UK की एक पूरे प्रोविंस की ये समझ लीजिए पॉपुलेशन होती है। तो उतने पॉपुलेशन को उतनी फैसिलिटी उतने टाइमली दे पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। अब सोचिए यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट की सीट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस समय कार्डियोलॉजिस्ट कितने हैं? 3। समझ रहे हैं, मतलब 1/4 हैं हम लोग। अच्छा। उसमें भी हमें सारे विंध्य रीजन के, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, सिंगरौली, पन्ना, मऊगंज, यहाँ तक के इलाहाबाद के बॉर्डर तक से भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। उतने के सारे पेशेंट जो आते हैं उन सब का इंटरवेंशन हम करते हैं। कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो रह जाता हो इंटरवेंशन से। सारे हार्ट ब्लॉक के पेशेंट का पेसमेकर होता है, सारे ब्लॉकेज के पेशेंट का एंजियोप्लास्टी होता है, सारे 100%। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, उसमें भी हमें सुनने को मिलता है। आप सही बोल रहे हैं, कई बार प्रोसीजर के टाइम पे डेथ भी होती है, और वो डेथ बुक्स में डिस्क्राइब्ड हैं।
मतलब ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं कमी होती है, अपन जो बेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास मशीनें बेस्ट हैं, हार्डवेयर बेस्ट हैं, तो अपन बेस्ट काम करने में भी रिस्क तो रहता है। अगर 1000 प्रोसीजर किए तो एक आध में कहीं ना कहीं रिस्क होने के चांसेस रहते हैं। ये यही नहीं है, आप वर्ल्ड के किसी भी सेंटर में जाएँ तो ऐसा होता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। और अब तो आदत हो गई है, धीरे धीरे आदमी मैच्योर होता है, किन चीज़ों को इग्नोर करता है। हमें बस यही लगता है कि हमारा कोई पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट के बिना ना रह जाए, किसी को प्रोसीजर की नीड है तो उसका प्रोसीजर हो जाए। सर एक जो होता है कि रिस्क वाली जो बात आ रही है, आमतौर पर देखा जाता है जब डेथ हो जाती है तो जो उनके साथ में जो रहते हैं, जो परिजन रहते हैं, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर ने गलत सुई लगा दी, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया है, गलत दवाई दे दी है, दवाई देते ही उनकी डेथ हो गई है। तो फिर उस समय कहीं ना कहीं एग्रेसिव भी हो जाते हैं जो परिजन होते हैं। तो कैसे आप लोग निपटते हैं? डॉक्टर कोई भी जो है वो गलत नहीं करना चाहता है, हमेशा जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अब फॉर एग्जांपल आपको बताएं, जैसे हार्ट अटैक के साथ कोई भी पर्सन हमारे पास आया, ठीक है, हार्ट अटैक में वैसे ही डेथ का रिस्क रहता है, 72 आवर्स तक कभी भी सडन डेथ हो सकती है। इवन आप बेस्ट मेडिकेशन दे रहे हैं तब भी डेथ के चांसेस रहते हैं। अब मान लीजिए हार्ट अटैक का पेशेंट आया, आपने इंजेक्शन दिया थक्का घोलने का, ठीक है, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, जो कि नेचुरली हो सकती थी। तो वहाँ पे पेशेंट का ये रिएक्शन हो सकता है कि आपने जो इंजेक्शन दिया उसके कारण डेथ हो गई। अभी तो अच्छे खासे बात कर रहे थे, अब क्या हो गया कि डेथ हो गई, इंजेक्शन देते ही, हाँ, अब इंजेक्शन देते ही डेथ हो गई। तो ऐसा नहीं कि इंजेक्शन के कारण डेथ हुई है, इंजेक्शन तो दे रहे थे थक्का घोलने के लिए, अगर उससे थक्का घुल जाता तो बच जाते, थक्का नहीं घुलता हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। कई बार हम कुछ नहीं कर पाते। इसी तरह से एंजियोप्लास्टी के लिए मान लीजिए किसी पेशेंट को लिया, वो मोस्टली स्टेबल रहते हैं, बात करते हुए जाते हैं। हो सकता है उस टाइम पे एरिथमिया हो जाए या कोई एपिसोड जो नेचुरली हो सकता था, हो सकता है वो पेशेंट जो टेबल पे है वो हो सकता है बेड में होता तो भी उसको एरिथमिया का कारण डेथ हो जाती। पर चूंकि हमने ऑपरेशन थिएटर में ले लिया टेबल पे, और उसके बाद अगर कुछ हो गया नेचुरल, उसकी मान लीजिए कुछ डेथ हो गई, तो उसमें क्या रिएक्शन होगा कि डॉक्टर साहब ने प्रोसीजर कर लिया और उसके कारण ये हो गया, आईसीयू पे रखे रह गए। और तो इस तरह से बातें आती हैं, लेकिन वो सब अपने को सुनना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट जो है, पेशेंट के अटेंडर जो है वो भी परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनके घर का जो कोई इंसान है वो उनको हार्ट अटैक आया हुआ है, हार्ट फेल्योर आया, तो हम समझते हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, इस वजह से आपको कुछ बोल देते हैं, तो हम कुछ रिएक्ट नहीं करते उसका, और हमें ना उस ऐसे में रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए, एग्रेसिव। और पेशेंट के रिलेटिव्स को भी समझना चाहिए कि हम उनके भलाई के लिए करते हैं, और जितने भी 10-12 हज़ार प्रोसीजर किए हैं उनमें से गिनती के कुछ लोग जो हैं उनके बेसिकली अनटाइमली डेथ हुई होगी। मोस्टली तो यहाँ हमारे मतलब आप किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, किसी भी आसपास के सिटी में चले जाएं, गांव में चले जाएं, तो हमारे आपको पेशेंट्स घूमते हुए मिल जाएंगे जो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा। तो बेसिकली हम डॉक्टर हैं, हम एक अलग स्पीसीज हैं, ये मान के चलिए। हम रोड में भी जा रहे हैं, वहाँ भी कोई पेशेंट अगर हमसे इलाज मांगता है, हम वहाँ रोड पे देंगे, फ्लाइट पे देंगे, ट्रेन में देंगे, बस में देंगे, कहीं भी है हम ट्रीटमेंट देंगे। घर में भी हमारे कोई पेशेंट आ जाता है सीने में दर्द के साथ में, तो हम उनको दवा देते हैं, उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। और मैं एक स्टोरी बताता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में आया था रीवा, तो घर में मेरे एक दादी जी आए, उनको बहुत तेज़ सीने में दर्द था, सीवियर चेस्ट पेन था, चल भी नहीं पा रहे थे। तो मैं ड्राइवर को बुलाया, उनको लेके अपनी कार में बैठाया, हॉस्पिटल लेके गया, तो थ्रोम्बोलाइज करवाया, उसके बाद उनका पेन रिलीव हुआ। उस समय एंजियोप्लास्टी स्टार्ट नहीं हुई थी, उसके एक महीने बाद स्टार्ट हुई, तो हम लोग को काफ़ी ख़राब भी लग रहा था कि 5 मिनट का काम एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। उसके बाद फिर उनका दिल्ली में जीबी पंत में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। तो इस तरह से पेशेंट हमारे पास आते हैं जो चल नहीं पाते हैं, उनको हम कहीं न कहीं अपने व्हीकल्स से भी छोड़ते हैं। तो एम्पैथी और बेसिकली पेशेंट के दर्द को समझने का एक कैरेक्टर डॉक्टर में होना चाहिए। अगर वो है तभी आप अपना बेस्ट कर सकते हो, अपना बेस्ट इलाज दे सकते हो। अगर आप मशीन की तरह काम कर रहे हो, पेशेंट के दर्द को नहीं समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं गच्चा खाते हो, कहीं ना कहीं आपका ट्रीटमेंट हैम्पर होता है उसमें।
सर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो कई बार आपके पिताजी के पास भी लोग आते होंगे कि बेटा जी कार्डियोलॉजिस्ट है, जल्दी जी। इलाज करवा दे। लाइन लगी रहती है और जी। लोग आपसे जल्दी मिलना चाहते हैं। क्या पापा का भी कभी फोन आया कि बहुत बार आता है, क्योंकि हम यहीं के गुड़ के ही हैं। हाँ। पापा जी टीचर हैं, तो उनके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उनके पास तो कॉल्स आते ही रहते हैं कि दिखवा दीजिएगा, ऐसा है, सिक है, जल्दी दिखवा दीजिएगा। हाँ। तो कोशिश करते हैं। अब पेरेंट्स की बात तो टाल नहीं सकते, तो वो तो जल्दी देखना पड़ता है। लेकिन देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट सिक है, उसको पहले नीड है, तो पहले हम उनको ही देखते हैं। भले जो दूसरे जो कॉल आ रहे हैं उनको हम डिले कर देते हैं, पर हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। सर एक और जो बात आती है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, जी। तो आप जो अपने जूनियर्स के बीच और आपके बीच तालमेल कैसे बिठाते हैं? डॉक्टर्स की कमी हमेशा रहेगी। हम इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो बहुत खराब है। सर क्यों, क्या कारण होगा? क्योंकि डॉक्टर्स उतने बेसिकली प्रोड्यूस कम हो रहे हैं, उनमें भी जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो कम हैं। फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट की अगर आप बात कर लें तो सुपर स्पेशलिस्ट भी कम है। सुपर स्पेशलिस्ट को बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कॉरपोरेट्स में, बड़ी सिटीज़ में। बड़ी सिटीज़ में अगर आप रह रहे हैं तो आपका एजुकेशन का लेवल अलग रहेगा, आपकी लाइफस्टाइल अलग रहेगी, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी, और उसमें आपका सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें तो 10 to 15 लाख पर मंथ का उनका पैकेज कॉरपोरेट में आपको ईजिली मिल जाता है। तो शायद वही रीज़न है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब फॉर एग्जांपल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी वो 1.5 लाख है। अगर किसी कार्डियोलॉजिस्ट को ऑफ़र मिल रहा है कि 5 to 10 लाख उसको सैलरी मिलेगी, तो वो 1.5 लाख सैलरी में क्यों आना चाहेगा? साथ में अपने यहाँ इंसेंटिव का प्रावधान है, और इंसेंटिव आजकल जनरलाइज कर दिया है। मतलब हर एक डॉक्टर जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उन सबको इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो आप दूसरे डॉक्टर से कुछ डिफरेंट नहीं हो। तो शायद वो एक बात है जिसके कारण लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। और जो ज्वाइन किए थे मोस्टली उसमें से 60 to 70% जो हैं वो छोड़ चुके हैं यहाँ से। हम चूँकि रीवा में है और हम सेवा करना चाहते हैं यहाँ पे, और हमारा इंटरेस्ट है लोगों को सेवा करना, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे गवर्नमेंट में हमारे पेशेंट्स आते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, तो हम इसीलिए लगे हुए हैं 5 to 6 ईयर से। देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, हॉस्पिटल्स डालने की अपॉर्चुनिटी, दूसरे लोगों से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी, बड़ी बड़ी सिटीज़ से भी ऑफ़र आते हैं, क्योंकि आजकल अच्छा सर, ये हॉस्पिटल डालने वाला आप बता रहे हैं, जी। तो क्या एक जो गवर्नमेंट का डॉक्टर होता है, जैसे आप खुद हैं, जी। तो क्या आप एज अ रूल कुछ है क्या कि आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकें? गवर्नमेंट डॉक्टर अपना हॉस्पिटल नहीं डाल सकता, सिंपल सा रूल है। अगर आपको हॉस्पिटल अपना डालना है, आपको गवर्नमेंट से रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप अपना हॉस्पिटल डालोगे तो आप गवर्नमेंट में फोकस नहीं कर सकते, ये क्लियर है। तो अगर किसी को अपना हॉस्पिटल डालना है तो ही शुड रिज़ाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट फैसिलिटी। ठीक है। सर एक आखिरी प्रश्न, जी। आप हार्ट के डॉक्टर हैं, तो जब हार्ट बीमार हो तो किसकी सुननी चाहिए, दिल की, दवा की, या भगवान की? भगवान तो आपको कुछ बोलेंगे नहीं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। भगवान बेसिकली हमेशा आपके सपोर्ट के लिए हैं, हर एक इंसान के। तो आप भगवान को बेसिकली आप साइड में रखिए, और फिर उसके बाद बात करते हैं दवा की और अपने दिल की। तो दिल जो है जनरली सही बोलता है, लेकिन दिमाग कई बार गलती कर जाता है। जैसे किसी भी इंसान को बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, तो दिल तो बोल रहा है कि हमें तुरंत एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना इलाज तुरंत कराना चाहिए। लेकिन कई बार दिमाग बोलते हैं यार कहाँ जाएं डॉक्टर के पास, गैस भी तो हो सकती है, यहाँ तो दर्द कर रहा है, तो गैस हो सकती है, तो घर वाले पेंटोप्राजोल या कुछ ऐसे गैस की गोलियाँ दे देते हैं और उनको लगता है कि इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होती है कि गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं, जो शुरुआती घंटा होता है हार्ट अटैक के टाइम का, जिसमें जान बचाना
बचाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 90%। सर कैसे पता चलेगा कि मतलब कुछ लक्षण हैं, सिम्टम्स होंगे? बिल्कुल क्लियर कट लक्षण है। अगर किसी भी इंसान को सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड में हो, क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है कि बाईं तरफ का दर्द, ऐसा जरूरी नहीं है। सीने में अगर कहीं भी बहुत तेज दर्द कर रहा है, साथ में उनको घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, और एक वर्ड होता है इम्पेंडिंग डूम। इम्पेंडिंग डूम का मतलब उसको लगता है कि हमारी जान जा सकती है। इस टाइप से अगर कुछ भी लगता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्पेशली ऐसी फैसिलिटी में आपको जाना चाहिए जहां कार्डियक ट्रीटमेंट आपको तुरंत मिल पाए। एंजियोप्लास्टी की सुविधा होनी चाहिए वहां पे, आपको तुरंत वहां पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि गोल्डन आवर में अगर आप पहुंच गए, यानी पहले घंटे में अगर आप पहुंच गए, तो आपको जो थक्का बना जिसके कारण आर्टरी बंद हुई है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, उस थक्के को ईजिली घोला जा सकता है या एंजियोप्लास्टी करके उसको ओपन किया जा सकता है। इससे आपकी जान बचाई जा सकती है। कोई ऐसा उपाय हो जिससे अगर दूर का जो इंसान है वो नहीं आ पा रहा है, वो सुविधाएं नहीं है, जैसे पहले भी रीवा में नहीं थी, बहुत सारे लोगों की जान चल जाती थी, तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा कर सके हम घर पर, या फिर हमारे आसपास लोग जो हों? दूर दराज में कोई भी इंसान है, उसको हार्ट अटैक जैसे अगर उसको लग रहा है, तो वो घर में कुछ भी नहीं कर सकता है, उसकी जान घर पे नहीं बचाई जा सकती है। हाँ, घर में अगर उसके पास एक किट है एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और एटोरवास्टेटिन की, और उसको समझ में आ रहा है कि हार्ट अटैक है, सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको एस्पिरिन की टैबलेट आती है, उसका 325 mg, क्लोपिडोग्रेल के 300 mg और एटोरवास्टेटिन के 80 mg, इन तीनों दवाइयों को एक साथ ले लेना चाहिए। इनको हम लोडिंग डोज बोलते हैं। मैंने बेसिकली इस पे एक वीडियो भी बनाया है, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी, हार्ट हेल्थ इनसाइट्स नाम से चैनल है, तो उस पर मैंने बताया हुआ है। तो वो लोडिंग डोज लेने से आपकी जान बचेगी ऐसा नहीं है। वो लोडिंग डोज लेने से खून पतला हो जाएगा, आपको थोड़ा टाइम मिल सकता है, लेकिन आप उसके कारण डिले ना करें। आप लोडिंग डोज लेके तुरंत भाग के हॉस्पिटल में आएँ, क्योंकि मेन ट्रीटमेंट जो थक्का घोलने का है, जो वो इंजेक्शन आता है और जो एंजियोप्लास्टी है, वो वहीं हो पाएगी। इसलिए ये गलती ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कई जगह ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बताते हैं कि ये आपके ये टैबलेट खाएं जिससे आपकी जान बचेगी। तो इससे लोगों में कन्फ्यूज़न ये पैदा हो रहा है कि वो दवाइयाँ लोग घर में रख रहे हैं, वो दवाइयाँ खा के निश्चिंत हो जा रहे हैं कि हमारी अब जान बच जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। उससे आपको थोड़ा टाइम मिल सकता है, लेकिन आपको लेट नहीं करना है। गोल्डन आवर को आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। 1 घंटे के अंदर आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, तभी जाके आपकी जान बच पाएगी। अच्छा सर, एक और बात आती है कि खान पान का बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो कैसे हार्ट को कैसे नुकसान पहुंचता है? जो तेल वाली चीज़ होती, कहते हैं स्नैक्स नहीं खाने चाहिए। जी बिल्कुल। कैसे वो इफेक्ट करता है हार्ट को? देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में बनी हुई है, ऐसी कोई भी चीज़ आप लेके चलिए, वो सारी की सारी हार्मफुल। एवरीथिंग जो मार्केट में बना है, जो पैक्ड चीज़ें हैं, डिब्बा बंद चीज़ें हैं, स्नैक्स हैं, नमकीन बिस्किट है, बेकरी आइटम्स हैं, सब कुछ हार्मफुल हैं। आप कुछ भी मार्केट का या बाहर का नहीं खा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो ये फ्राइड चीज़ें हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होता है। जो नॉर्मल फैट है उसको अगर जैसे ऑयल को अगर कई बार तला जाए तो उसमें ट्रांस फैट बनता है। जैसे लोगों को समोसा खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो जो समोसा तला जाता है जिस ऑयल में, उसको आपने ध्यान दिया होगा कि वो ऑयल में समोसे तलते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। नहीं होता। जी, तो उससे ट्रांस फैट जनरेट होता है। वो ट्रांस फैट जो है वो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जनरेट करता है, आपके हार्ट के आर्टरीज को ब्लॉक करता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। ट्रांस फैट कार्सिनोजेनिक भी होता है, कैंसर करा सकता है। तो इसी तरह का फैट आपके पैक्ड आइटम्स में भी मिल जाएंगे। जो आप चिप्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, मार्केट में पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज खाने की आदत बहुत लोगों को होती है, तो ये सब जो है बहुत ही ख़राब होते हैं। और उसमें आपको पता नहीं होता है कि जो अंदर का इंग्रेडिएंट है, जो आपका सब्जियां हैं, वो कितनी पुरानी हैं, सड़ी हुई हैं, ख़राब हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है मार्केट का। इसीलिए आप घर का सिंपल खाना खाएं, रूल बना लें, क्योंकि घर में हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है। जो आप पानी यूज़ कर रहे हैं वो आरओ वाटर या सिंपल आपको प्रॉपर वाटर होगा। जो सब्जियां हैं वो आप देख सुन के मार्केट से ला रहे होंगे। जो आपका बेसिकली ग्रेन्स हैं वो प्रॉपर होंगे, धुले हुए होंगे।
तो इस तरह से आप घर का अगर खाना मम्मी के हाथ का बना खाना खाएं, हो सकता है उसमें टेस्ट कम लगे आपको, मार्केट में टेस्ट ज़्यादा लगे, और टेस्ट के चक्कर में आप अपना हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी सर, चाहिए। एक पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि अब तुम बुढ़े हो गए हो, जी। हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम पे ऐसे है कि छोटे छोटे बच्चे या फिर ये कहें कि युवा जो हैं उनमें भी हार्ट अटैक की शिकायतें बढ़ रही हैं, तो क्या कारण हो सकता है? देखिए, हार्ट अटैक आने के का एक फैक्टर नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। समय जैसे जैसे बदल रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ग्रो कर रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों में बेसिकली लोगों को हर चीज़ ईजिली अवेलेबल हो रही है। जैसे ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, मैं बताना नहीं चाहूँगा, जिसमें आप कॉल करो, आप 2 मिनट में आपको आ जाएगा। आप सोचिए 2 मिनट में कोई भी चीज़ आ रही है, 5 मिनट में, या मान चलिए 15 मिनट में कोई भी चीज़ आपके घर में आ रही है बन के, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो इस तरह से फास्ट लाइफ के कारण आप जो है फास्ट फूड भी इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आपको हर चीज़ फास्ट करनी है, जल्दी जल्दी में करना है, आपको टाइम बचाना है, तो आप फास्ट फूड लोगे, स्ट्रेस में रहोगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है, तो दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल और दूसरे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जो बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। हो सकता है आपके माँ बाप में कुछ ऐसे जीन्स हैं जो आपको मिले हों, जिसके कारण आपके बॉडी में नेचुरली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है, ब्लॉकेज की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक हैं, फैमिलियल हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स हैं। लोग प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एडिक्शंस। आजकल बच्चे जो है ना, कूल बनने के चक्कर में, और हो सकता है उनका जो फेवरेट एक्टर हो वो दिख गया हो उनको स्मोकिंग करते हुए, या जिसको लाइक करते हैं या जिसके आसपास रहते हैं, हो सकता है वो उनको दिख गया स्मोकिंग करते हुए बड़े स्टाइल में। तो मैच्योरिटी उतनी होती नहीं है बच्चों में, इमैच्योर होते हैं, दिमाग उतना चलता नहीं है, जो देख लिया उसी को या नई चीज़ रियल मान लेते हैं, या नई नई चीज़ें ट्राई करने का बेसिकली आजकल बच्चों में वो चल रहा है, प्रचलन चल रहा है, हर चीज़ ट्राई करना है लाइफ में, जबकि ऐसा नहीं है। ख़राब चीज़ें आप ना ट्राई करें तो बेहतर है, स्पेशली एडिक्शन के चक्कर में ना पड़ें। अपने विंध्य रीजन में बहुत ज़्यादा एडिक्शन है के गिरफ्त में है, छोटे छोटे बच्चे कफ सिरप ले रहे हैं लगातार, पता नहीं कहाँ से सप्लाई भी हो रही हैं। हालांकि आजकल जो पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, और इस पर मुहिम भी अभी रिसेंटली चली थी, जिसमें काफ़ी सारे कफ सिरप और उस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा पकड़ाई गई थी। और तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ये बहुत एक्टिव है और सब लोग एक्टिव हैं, फिर भी कहीं ना कहीं समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है, उनको पता होना चाहिए उनके बच्चे किनसे मिलते हैं, क्या करते हैं। और क्या होता है कि माँ बाप भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, बच्चे अपने में बिजी हो गए हैं, किसी से एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती। तो वही एक रीज़न है बेसिकली जिसके कारण लोग एडिक्शन की गिरफ्त में हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, और उसी के कारण हार्ट अटैक के साथ आते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2-3 साल से इतने सारे यंगस्टर्स की एंजियोप्लास्टी कर चुका हूं, जो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि इस एज में उनकी आर्टरी इतनी ख़राब हालत में है। 30 से 35 साल के लोगों की तीनों आर्टरियाँ ब्लॉक है। अब सोचिए कोई एज है 35 साल की जिसमें सारी आर्टरियाँ ब्लॉक हो जाएं, तो उसका रीज़न ही यही है कि ख़राब खान पान, ख़राब लाइफस्टाइल, एडिक्शन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें हैं। जबकि ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। अगर जेनेटिक फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। आपको पता है कि आप कोई भी चीज़ उठा के अपने मुंह में ले जा रहे हो। आप सोचो पहले, जो भी चीज़ मुंह में ले जा रहे हो आप पहले सोचो कि वो आपके अंदर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, आपके लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो डाइट पे आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद आप कितने घंटे सोना है वो आप टाइम डिसाइड कर सकते हो। थोड़ा जल्दी चले जाओ सोने के लिए, मोबाइल को साइड में रख दो, टाइमली सो। वाटर इनटेक आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है। आप प्रॉपर 3 to 4 लीटर पानी लें। फल, हरी सब्जियां इतनी महंगी भी नहीं है, आप आराम से फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट जूस ना लें, फ्रूट्स लें, उसमें आपको फाइबर्स मिलेंगे, मल्टीपल वाइटामिन्स मिलेंगे। तो 90% चीज़ें आपके हाथ में हैं। कुछ चीज़ें जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, माँ बाप के जीन्स हैं, वो तो आप बदल नहीं सकते हैं,
लेकिन जो आप बदल सकते हो, एडिक्शन आपके हाथ में है। फालतू की चीज़ें आप ट्राई ना करें और आप ऐसे लोगों का अनुसरण करें जो समाज में कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का अनुसरण ना करें जो कूल देखने के लिए और गलत आदतें अपनाए हुए हैं। खुद तो बीमार हो रहे हैं या दूसरे लोगों को बीमारी की तरफ ढकेल रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस के त्रिपाठी, जिन्होंने वो सारी बात बताई जो एक आम आदमी को जानना चाहिए, साथ ही उन प्रश्नों का भी उत्तर दिया कि किस प्रकार एक डॉक्टर की जर्नी होती है और किस स्ट्रगल को फेस करने के बाद एक डॉक्टर जो है तो अच्छा डॉक्टर और अपना एक अलग मुकाम बनाता है।